स्ट्रैटेजिक दर्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, अमेरिका का तालिबान को सौगात, पार्टिंग गिफ्ट, हथियारों का जाखिरा और अन्य सैन्य साजो सामान, कैसे, क्यों और कितना। आइए आज हम इसके बारे में मेजर जनरल के सिन्हा से जानेंगे। देखिए मैम, जो आपका एक सवाल है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका जाते जाते अब अफ़गानिस्तान से भागते भागते बहुत बड़ा जखीरा जो तालिबान को, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अमेरिका ने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया और उसको लाया, उसने एज ए पार्टिंग गिफ्ट बहुत बड़ा जखीरा जो है साजो सामान का, हथियारों का, एम्यूनिशन का और एक बहुत बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी दे के चला गया है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितना बड़ा जखीरा देखे गया है, इसका एक सटीक विश्लेषण हम करेंगे तो हमें थोड़ी सी पहले जानी पड़ेगी और इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा साजिश के तहत हुआ है। पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी चाल है और सोची समझी चाल है कि कैसे तालिबान को सेंटर स्टेज पर लाया जाए और उसको कैसे मजबूत बनाया जाए। तो देखिए, ये चीज़ें 2013-14 के बाद शुरू हो गई थी, जब अमेरिका ने ग्राउंड एक्शंस रोक दिए थे और अफ़गान नेशनल आर्मी के हाथ में ग्राउंड एक्शंस करने का था। 2014 से उसने कोई सैनिक कार्रवाई ज़मीन पे नहीं की है। हाँ, वो हवाई हमले करता रहा और जो उसके बेसेस हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो अफ़गान आर्मी के बेसेस थे, वहाँ से जिस तरह से कार्रवाइयाँ चली, तो तकरीबन लंबे समय तक ये अफ़गान आर्मी लड़ती रही है। उसको हम ऐसे कहते हैं कि शायद उसने हथियार डाल दिया। 2014 से लेकर के 2021 के बीच में वो लड़ता रहा, बहुत कैजुअल्टी भी ली है और उसके फॉल्ट लाइंस क्या थे जिसके कारण ये हुआ। और जिस तरह से खास करके जब जो बाइडेन साहब आते हैं जनवरी के आसपास, और जैसे उन्होंने बनाया ये पूरा का पूरा खाका और जिस तरह से चीज़ें हुई, उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2018 में जब हम मुल्ला ब्रदर को, जो कि पाकिस्तान के जेल में थे, वहाँ से छोड़ दिया जाता है और इसको अमेरिका के कहने से जो कतार के अंदर में जो उसको एक पॉलिटिकल ऑफिस तालिबान को खोला, तो उसी समय ताना बाना बुन लिया गया था कि इसको, तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और भागीदार बनाएंगे और उसको गवर्नमेंट बनाएंगे। तो उस समय जो अशरफ गनी की सरकार थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। बहुत लोग विरोध कर रहे थे और इसमें 2018 के दौरान ही अमेरिका ले आता है खालिजाद साहब को इंटरलोकेटर बना करके। वो इंटरलोकेटर अमेरिका के एक है और सब जगह जाते हैं और जिस तरह से तालिबान को लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था। ये पूरी की पूरी पॉलिसी बनी थी कि तालिबान को लाना है, सत्ता में बिठाना है। तो जो स्ट्रैटेजी जो बनाई थी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी डिवाइड एंड डिफीट, कि सबको डिवाइड कर दीजिए, तालिबान में जितने धड़े हैं और उसको डिफीट कर दें। उसको ताक में रख करके उसको नया स्ट्रैटेजी बना के कि तालिबान को सत्ता सौंपिए और तालिबान को सत्ता सौंपने के बाद तालिबान खुद का खुद ये अपने आप डिफीट हो जाएगा। वो तो देखेंगे जब अभी शुरू हुआ है गेम। और देखिए, अशरफ गनी जी थे, उन्होंने इसको बात नहीं माना और उनको बिना लिए हुए कॉन्फिडेंस में जब खालिजाद साहब साइन करते हैं इन बिहाफ ऑफ अमेरिका एक पीस एकॉर्ड, उसके बाद जो जो अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी है और पाकिस्तान इसके पीछे लगा हुआ था, उनको पूरा पता चल गया कि तालिबान आने वाले हैं और तालिबान किसी तरह आएंगे तो वो जो जिनके बरखिलाफ वो लड़ रहे थे, तो ज़मीन पे तो वो रह जाएंगे और अमेरिका बाहर कर रहा है कि छोड़ के भाग जाएंगे। तो उनको कोई चारा नहीं था कि वो उस चीज़ को धीरे धीरे समझे, क्योंकि उनकी जान, अपने फैमिली, सबको बचाना है और जिसके अगेंस्ट में वो लड़ रहे थे। और ये जब अमेरिका ने किया तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो अशरफ गनी की सरकार थी, उसको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने मना करने के बाद भी ये कार्रवाई की। और जिस तरह से उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मई का समय रखा था, एक टाइमलाइन, और जो बाइडेन आ करके उसको बढ़ा करके ले गए कि वो 31 अगस्त 9/11 के पहले वहाँ से निकल जाएंगे। अब थोड़ा सा ये समझना आपको ज़रूरी है कि कहाँ 2002 से जो अफ़गान नेशनल आर्मी का गठन हुआ था और
उस जमाने में जो ये प्रेसिडेंट होते थे उन्होंने इसका शुरू किया और 2021 15 जो अगस्त है उस समय इसका विघटन कर दिया गया। तो इस दौरान ज़ीरो लेवल से लेकर के, और एक ऑफिशियल फिगर है कि अफ़गान नेशनल आर्मी की जो संख्या है वो 1,92,000 होगा, और ये उन्होंने रखा। इसके पहले भी अफ़गान नेशनल आर्मी थी, उसके बेसिस पे नहीं बनाया था, ये एब्सोल्युटली न्यू ये फॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्शंस थी। और एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी होती थी अफ़गान आर्मी की, उसको बना करके इन्होंने सेमी परमानेंट, कोई ऐसा नहीं, कॉन्स्क्रिप्ट ही रखा। उनके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने ही भयानक थे, पहले 5 साल के लिए रखा गया। तो जो अफ़गान आर्मी के जो सोल्जर्स होते थे, चौथे साल में ही वो, उनको ऐसा लगता था कि जिस तालिबानों से लड़ रहे हैं, जिन जगहों से आए हैं, उस विलेजों से, और पूरा क्लैन वॉरफेयर का एक हिस्सा है, उसके साथ वो चौथे साल में या तो हथियार लेके भाग जाते थे, भगौड़ा हो जाते थे और उनके साथ मिल जाते थे। उसके बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन को उन्होंने कभी भी अमेरिका ने इसको नहीं रखा इस तरह से। और इस दौरान 2002 से लेकर के 2021 तक ये देखिए कि तकरीबन ये मानते हैं, जो अमेरिका कहता है 2.5 ट्रिलियन डॉलर खर्चा किया है वहाँ पर। उसमें से बड़ा हिस्सा ये जो साजो सामान है उसके नेशनल आर्मी को खड़ा, वो कह रहे थे कि उसके नेशनल आर्मी को कर दो, पुलिस खड़ा कर दो, वो अपने आप डिफीट कर देगा, वो इतना तगड़ा हो जाएगा। मगर वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है 14-15 के बाद। ये अब समझने के लिए जल्दी से हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ बेस था, क्योंकि अमेरिका का पीक समय 2010 का रहा है, जब उसने 1,10,000 से भी ज़्यादा ट्रुप्स, अमेरिकन ट्रुप्स वहाँ की ज़मीन पे थे। और उसी दौरान आपको 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को मारते हैं, तो उन्होंने तकरीबन ऐसा कहते हैं कि 200 बेस थे उनके, एक नहीं, एक दो नहीं, पूरे 34 जो प्रोविंस हैं उसमें 200 अमेरिकन बेस होते थे। और वो उन बेसों में जहाँ पर अफ़गान नेशनल आर्मी को भी वो धीरे धीरे खड़ा कर रहे थे, और उसके साथ उन्होंने बेस बनाया था। जब अमेरिका यहाँ से निकलने का मन बना लिया, तो तकरीबन उसके 6-7 बेस ही जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको रखा, और ये अफ़गान नेशनल आर्मी के भी जो मेन बेसिस हैं वो रह गए। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए मैप में देखते हैं इसको। जल्दी से हम समझते हैं जो बेसिस अमेरिकन एयर बेसिस थे। अमेरिका का जो बेस था, जो जून, जुलाई, अगस्त जो 2021 की बात कर रहे हैं, जो अफ़गान नेशनल आर्मी के जो 7 कोर जो जिस तरह से डिप्लॉयड थी, खास करके लास्ट जो 4-5 महीने या आप 2021 की बात कर लें, तो वो इस प्रकार है। देखिए, परवान प्रोविंस के अंदर में बरगाम एयरबेस, जो बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत इसका विजुअल आया, और ये दुनिया का सबसे मजबूत यूनाइटेड स्टेट्स का जो बेस रहा है वो बरगाम रहा है, एक सिटी की तरह पर इसको। और जिस तरह से 2 जुलाई 2021 में यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकली है, अपने नेटो अलाई तक को नहीं बता करके, ना तो उनको इन्फॉर्मेशन गया, कोई ईमेल गई, और अपने आप वो भाग खड़े हुए जो अग्राम बेस 2 जुलाई 2021 में। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो आपने देखा ही था जिस तरह से वहाँ पर सब चीज़ें आपने देखी, और पूरा विश्व इसको देखा कि पस मंजर था। और काबुल के अंदर ही एक जो ये नीले से दिखाया गया है वो है अफ़गान नेशनल आर्मी का कोर। तो एक कोर काबुल में, एक कोर पट्टिका में, जिस तरह से आप देख रही हैं, ये आर्मी का है, अफ़गान नेशनल आर्मी का। उसके बाद कंधार में आप देखिए, कंधार एयरबेस बहुत बड़ा जो अमेरिकन बेस है, और उसी तरह यहाँ पर भी अफ़गान नेशनल आर्मी का एक उनका बेस, बहुत बड़ा बेस था कंधार में। जो हेलमंड में लश्करगाह की लड़ाई हुई है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक बेस रहा है उनके आर्मी का। और लश्करगाह में ही कैंप डायर मेरीन बेस है जो कि अमेरिकन्स था, और इसी में ही कैंप लेथरनेक मेरीन बेस है। ये 2 मेजर बेस हैं, और हेलमंड में बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस थे। निमरोज में जो फॉरवर्ड जो बेस है उनका देलाराम मेरीन बेस, ये अमेरिकन्स का बेस रहा। हेरट में दोनों अमेरिका और अफ़गान नेशनल आर्मी की बेस, सिन्हार्ड एयर बेस ये रहा है। और मजार शरीफ में देखिए फिर जो है खास करके बोथ अमेरिकन्स और
ये अफगान नेशनल आर्मी। तो तकरीबन आप जब देखते हैं कि पूरे इलाके में किस तरह से हुआ है, इसके अलावा एक और बेस था अमेरिकन कुंडूज में एयर बेस है, तो तकरीबन आप देखें ज़मीन के ऊपर में 8 बेसेस मिलेंगे और 7 जो 7 कोर नेशनल आर्मी के हैं 2021 में। जिस तरह मैं पहले बताया एक अब्सोल्युटली फ्लॉड पॉलिसी के अंदर में जब अमेरिका ये चाहता था कि जो उनका था डिवाइड एंड डिफीट ऑफ तालिबान बाय डिवाइडिंग देम, एंड बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक उनके आर्म फोर्सेस को खड़ा कर दो जो कि तालिबान का लोहा ले और गवर्नमेंट को चलाए। यहाँ से शुरू हुई थी जर्नी जो मैंने पहले जैसा बताया। मगर अभी ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान नेशनल आर्मी के बारे में समझना। देखिए ये जब खड़ी हुई तो शुरू से ही इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जोश में लोग नहीं आए 2000 के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शंस चल रहा था। तो अमेरिका धीरे 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 इसको खड़ा किया और उसकी क्रेडिट लेता रहा और बहुत सारे हथियार, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ये करता रहा। जो उनकी फॉल्ट लाइन्स थी, 90% जो अफ़गानी सोल्जर्स थे दे आर इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं, तो हाईटेक वेपन को चला नहीं सकते, उस चीज़ को वॉरफेयर को समझ नहीं पाते। अमेरिका वो वॉरफेयर 5th जनरेशन वॉरफेयर, 6th जनरेशन वॉरफेयर, जबकि ज़मीन के ऊपर में गुरिल्ला की लड़ाई, तो वो गैप आ गया कि आप उसको पढ़ा रहे हैं कि कैसे आप मारते हैं। तो अमेरिकन वे ऑफ फाइटिंग और गुरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिकन ज़ीरो हैं, कुछ नहीं जानते, ज़मीन के ऊपर वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते। और हाईटेक तरीके से गुरिल्ला, तालिबान गुरिल्ले के तरीके से। दूसरा जो नेशनल आर्मी थी उसके जो सोल्जर्स आए थे वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट, क्योंकि ड्रग एडिक्ट इतना ज़्यादा अफीम की खेतियाँ होती हैं और जो वहाँ से आते हैं, तो ऐसा अनुमान है, यूएन की रिपोर्ट है ये, कि 50 से 75% जो वहाँ के लोग थे, जो ट्रुप्स आए थे, और आज भी ये लागू है, अफ़गानी के जो मेल फोर्सेस हैं वो पूरे के पूरे ड्रग एडिक्ट है, तालिबानी ड्रग एडिक्ट हैं, और उसी के जोश में वो गलत काम करते हैं। जिस तरह से करते हैं, गुरिल्ला फाइटर हो सकते हैं, वो कहते हैं शरिया से चलेंगे, मगर बहुत ज़्यादा सेवन होता है ड्रग्स का, वो दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत ह्यूज करप्शन और क्षेत्रवाद, क्लैन, और अमेरिका इस चीज़ों को इनके हाथ में छोड़ देता है यदि वहाँ के लोकल को, अशरफ गनी के। मतलब शुरू में तो अमेरिका खुद की लगा रहा और इनको अपने तरीके से करना चाहा, तो वो जो है फेवरेटिज्म और प्रमोशंस बेस्ड ऑन फेवरेटिज्म। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी छोटी आर्मी, एक जो लिखित आर्मी है उसकी 1.92 2 लाख के आसपास, और जो उनकी पुलिस फोर्सेस है 1,25,000, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। तो जो बार बात आती है 3.5 लाख की उनकी आर्मी, और तो आर्मी तो इफेक्टिव यदि आप मानेंगे तो पीक में जो रहा है 1,80,000 उन्होंने किया था, और उसमें मैक्सिमम है वो घोस्ट बटालियन। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जिस तरह से आते, पैसे का गेम, ब्राइबिंग, पेपर में तो बटालियन, मगर घोस्ट जमीन पे है नहीं, घोस्ट सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं वो नहीं। तो तकरीबन ऐसा माना जाता है कि इफेक्टिवली नॉट इवन 50%। तो आप जब कहते हैं कि 1,80,000 की यदि फौज इन्होंने पेपर पे जो खड़ी की इफेक्टिव, तो जो एक्चुअल कुछ फाइटिंग फोर्सेस हैं जो कि अभी भी पंजसीर में चले गए हैं, जिनको अपने जिनके जोश खरोश है वो चले गए हैं, कुछ उसमें से कमांडोज हैं वो अमेरिकन के साथ निकल गए हैं। एक 700 से 800 की खबरें आ रही हैं कि जो अफ़गान के एक्चुअल कमांडोज वो अमेरिका के साथ, अमेरिका लेके उनको चला गया है अब जब निकले हैं वहाँ से, या निकालने वाला है। तो ये जो घोस्ट बटालियन का और घोस्ट सोल्जर्स का, घोस्ट आर्मी का, और दूसरा जो टर्म्स एंड कंडीशन और जानबूझकर, इसमें अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ, पैसे का गेम, वहाँ की जो हथियार बनाने वाली कंपनियाँ, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियाँ, और जो पैसे का आवंटन है अभी उसको बहुत तरीके से छिपाना चाह रहा है अमेरिका। बहुत सारे लेख आ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में आ रहे हैं कि ऐसा नहीं, कुछ जो पूरा का पूरा मानते हैं कि $85 मिलियन का है। तो बेसिकली इन्होंने लड़ाई तो लड़ी ही नहीं, और ये खुल करके आ गया है जब आप देखते हैं जो बाइडन साहब का और जो अशरफ गनी का लास्ट 23 जुलाई का है, जबकि पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर में लड़ाइयाँ नहीं हो रहे थे, एकदम तरीके से वो
आते हैं शुरू में, जब वो तालिबान आते हैं साइकिल और मोटरसाइकिल में, एज ए काउबॉय वो फिल्मों की तरह आते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद में पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये अफगान सोल्जर्स निकल जाते हैं। और तालिबान बहुत पहले से 2000 जब से लड़ रहा है 2001 से, और इस समय में वो पूरे के पूरे इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट था, पूरे इन्फॉर्मेशन मिलते थे, और अमेरिकन को पूरा पता था, जो वहाँ के लोकल कमांडर्स हैं उनको जानते थे, इसलिए वो कभी भी अमेरिकन अफगान आर्मी को नहीं बताते थे कि वो क्या ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सब खबर तालिबान को लग जाता था। उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से तालिबान से गठजोड़ लिया 14 के बाद, 2014 से कोई ऑपरेशंस ग्राउंड पे नहीं, इनके सोल्जर्स मरते रहे, और जब उन्होंने कर लिया एग्रीमेंट 2020 में, तब तो पूरी आर्मी ने ये समझ लिया कि तालिबान तो आने वाले हैं, और कोई भी, मैं भी होता, आप भी होते, या कोई होता, इस चीज़ को समझने की चेष्टा करिए, कोई नहीं लड़ सकता। उनको पता है कि यही हमारे माई बाप बनने वाले हैं हमारे, और हमें तो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने, सबसे बड़ा कार्रवाई जब हुआ, जब इन्होंने अशरफ गनी की सरकार को बोला कि आप 5000 बंदियों को छोड़ दिए, एवज में क्या, करीब 1000 अफगानी सोल्जर्स को शायद उन्होंने, तालिबानों ने पकड़ा हुआ था, वो कोई नहीं पकड़ा था, वो सारे भगौड़े थे जो हथियार लेके भाग गए, और पेपर के ऊपर में 5000 ड्रेडेड टेररिस्ट को, और अशरफ गनी की सरकार जो थी उसने मना करती रही, मगर इन्होंने छुड़वाया उसको। उसके बाद एब्सोल्युटली पिक्चर तो क्लियर हो चुका था, खेला चल रहा था अमेरिका का, उनको पता लग गया कि क्यों, कैसे लड़े। कोई भी आप बताइए, ये चीज़ें खुल के नहीं आती हैं। अमेरिका अपना नैरेटिव चला रहा है कि भगौड़ा हो गया, अशरफ गनी भाग गए, और पूरी की चीज़ें हम जो कार्रवाई की, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, ये पूरा का पूरा चीज़ें हैं। फिर पूरे विश्व के अंदर में ये कि जब आप छोड़ के जाते हैं तो नॉर्मल चीज़ें हैं इस तरह से कि उनको आप जला देते हैं, अपने हथियार को, बराबाद को, ये तो आपको सिखाया जाता है, ये तो ट्रेनिंग होती है कि यदि आपको देखते हैं कि दुश्मन के हाथ में पड़ेगा तो उसको जला देते हैं। अमेरिका ने कहीं नहीं किया था। अभी लास्ट में जब वो जा रहा है, जब ये आपने एयरपोर्ट में देखा, तो उन एयरक्राफ्टों को दिखाया है कि तोड़ गया है, कुछ हथियार को जला गया। देखिए, ये मूर्ख बना सकते हैं जो सामरिक ज्ञान रखते हैं, उनको नहीं। जब आपके अंदर में एयरपोर्ट था, इतनी फ़्लाइटें हो रही थी, तो वहाँ से अपने पायलट को लेकर के, मशीन को लेकर उड़ सकते थे, क्योंकि उनको ले जाने के लिए कोई रास्ते की ज़रूरत तो है नहीं। टैंकें तो छोड़ दी, बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ दी, हम्पी छोड़ दिया, इनको जला दिया दिखाने के लिए पूरे विश्व में कि हमने ये किया है। अब सवाल आता क्यों, उसका जवाब इस तरह से है, क्यों किया कि जिसके बरखिलाफ आए थे, आप उसको ही अपना ये भागीदारी बना लिए। तालिबान को एक एज ए स्ट्रैटेजी निकलने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि भैया ये पॉसिबल है, और ये पूरा का पूरा ये पार्ट पढ़ाया था पाकिस्तान के ISI ने, और पाकिस्तान की, जिसके ऊपर अमेरिका डिपेंडेंट था, और उसने ये भी कह दिया कि हम आपको बेस नहीं देंगे, हम कोई एयर बेस नहीं देंगे। और ये बात आती है उसका कारण, वो चाहते थे कि नाउ नैरेटिव चेंज करेंगे, जो अभी दिखा रहे हैं कि हमारा अल-कायदा आ गया, जो IS खुरासान आ गया, और वो जो जॉन बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हम उसको ख़त्म कर देंगे तालिबान की मदद से। तो इसी नैरेटिव, ये नैरेटिव आज का नहीं, जब से वो आए हैं तो उन्होंने पैदा किया ये नैरेटिव, और जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ों को छोड़ा है, जानबूझकर छोड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान के हाथ में लगने वाला है, और दुनिया को दूसरा परसेप्शन देते रहो। वो तो अब आ गया, सेम टेलीफोन कॉल में जो है, जो 23 जुलाई की वेरी क्लियर है। और उस समय अशरफ गनी ये बताते रहे कि पाकिस्तान से लॉजिस्टिक आ रहा है, पाकिस्तान से फाइटर्स आ रहे हैं, 10, 11 हज़ार, 15 हज़ार, ये तो है लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, या उसका अल-बदर, जितनी भी तंजीमें, इसके अलावा भी जो भी वहाँ के गुंडे उचक्के सारे आ गए और उन जगहों में चले गए। इसकी खबर तो जो बाइडेन, और बट उन्होंने क्या बात कही कि नहीं, पूरे विश्व में परसेप्शन ये रखो कि 6 महीने के बाद होगा, फिर 90 डेज़ हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो पसमंजर है, पूरी की पूरी लड़ाई आपको 2 वीक से भी ज़्यादा नहीं चलती है। और फिर जिस तरह से ऑल ऑफ अ सडन वो
हावी हो जाते हैं काबुल के अंदर। और काबुल में कौन है? हक्कानी नेटवर्क को, जो कि इसका एक धड़ा है, मगर पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल करती है। उसके जो साहबजादे हैं, जो 2 साहबजादे बच गए हैं गानी ग्रुप में, वो तो नहीं दिखते, शायद वो सत्ता का हम भार लेंगे, मगर खलील हक्कानी जो उनका जलालुद्दौला का ब्रदर है, बहुत टेररिस्ट और अगेंस्ट अमेरिका, वो सीआई का एजेंट होता था पहले 80 के दशक में। पूरे सीआई ने कोई और उसको मानते थे कि ये तो उसी आदमी को जो अभी उसने ये कसमें खाई हैं कि अमेरिका को सिखाने के लिए, वो खलीफा बना हुआ है, वो कमांडर है ज़मीन पे। और जो जो एक चीज़ पेश हो रही है कि कंधार की तरफ में वो मोहम्मद याकूब हैं, जो कि पहले अमीर के बेटे हैं और जो कि फाइटर जिनके अंदर में पूरी तंजीमें लड़ी हैं, वो तो कंधार की तरफ बैठे हुए हैं। कंधार तो इनका गढ़ ही है, मगर जो मेन लड़ाई है, वो सत्ता है, वो तो हक्कानी नेटवर्क के पास आ गया है, जो पाकिस्तान के चलाए हुआ संयोजन है। अब सवाल आता है कितना, क्या चीज़ दे गए, कितने सामान। तो देखिए, ये जो कोई लिस्ट तो दे नहीं रहा है, कोई ऐसा लिस्ट निकला नहीं है, ये एक अनुमान है। 2013 से लेकर के 2017 तक का एक रिपोर्ट है, यूएन का रिपोर्ट है कि कितनी चीज़ें थी, और उसके बाद 2017 से लेकर के 2021 तक। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब इनको पता था कि तालिबान आ रहे हैं, तालिबान को सत्ता में ला रहे हैं, और तालिबान किसी को आने नहीं देगा, वो पूरा आर्म्स के तरीके से आएगा। इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, टॉप नॉच हथियार, स्मॉल आर्म्स, राइफल्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, यूएवीज, और जब लिस्ट देखिएगा तो आपके पैर के ज़मीन खसक जाएगा। लास्ट डे तक 20 ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर की बात करें वो देके गए हैं, वो लाए हैं। और इसमें जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की मैं बात करता हूँ, ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वही हैं जो पुराने, आप उनको देख लीजिए, सारे हैं जो अमेरिकन्स कहीं कभी मेरीन हुए हों, कहीं ये हैं, वो उनका गेम और उनकी है। और वो सबसे पहले सिविलियन से भी पहले, ट्रुप्स के भी पहले उनको निकाल दिया गया कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को कोई छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए निकाल दिया गया। और ये छोड़ दिया गया कि जो आप इसकी टेक्निकल रख रखाव इसकी ये है, अब वो भगवान भरोसे ये चीज़ें चली जाएं, चाहे इसको चाइना ले ले या पाकिस्तान ले आए, उनके टेक्निकल आ जाएंगे, ईरान से आ सकते हैं, रशिया आ सकता है, और तालिबान तो कहता है कि खुद हम अपने लगा लेंगे और सबको हम ज़मीन पे कर देंगे। और दिख भी रहा है, टैंके और क्योंकि उनको बहुत ज्ञान रहा है, उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी है यूएसएसआर, वर्स्ट यूएसएसआर रशिया के साथ, और 10 साल की लड़ाई लड़ी है। तो टैंकों को कैसे चलाना है, उसको ऐसे भी इम्प्रोवाइज़ करना है। कत्यूसा राइफल जो आपने देखा, कत्यूसा जो मल्टी रॉकेट गन आपने देखा होगा, सब आया है, टीवी में था, जो कि आपका फायर हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वो एक्चुअली जो सिस्टम है वो रशियन है, और उसमें 36 ट्यूब लॉन्चर्स होते हैं और रॉकेटें फायर होती हैं, मगर वहाँ से निकाल करके तकरीबन 8 रॉकेट लॉन्चर को सिडान गाड़ी में लोड करके इम्प्रोवाइजेशन तरीके से उसको फायर करते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशन में तो वो बहुत अच्छे हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन से वो दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर मार देते हैं। तो इन चीज़ों में, क्योंकि गुर्रा फाइटर्स हैं, तो वो इन चीज़ों की महारत है। तो आइए जल्दी से देखते हैं इन जखीरों का पूरा लिस्ट। देखिए, जो लिस्ट सामने आपके हैं वो अमेरिकन पार्टिंग गिफ्ट टू तालिबान आर्म्स एमिनेशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, इसको कहते हैं, वर्थ $85 बिलियन का है तकरीबन। और इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वॉशिंगटन पोस्ट में, और बहुत जगह से इसको रिफ्यूट किया जा रहा है कि नहीं, ये तो ओवरऑल था, इतना नहीं था। मगर जो चीज़ें हैं, जबकि ये पूरा का पूरा लिस्ट जब से 2002 से लेकर के 2021 तक, क्योंकि ऐसी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, तो बहुत पैसे लगे हैं वहाँ पर, इससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो कहते हैं 2.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया है अफगानिस्तान में। तो मेजर चीज़ें इसी वार फाइटिंग के ऊपर उन्होंने ज़्यादा खर्च की है। तो देखिए, 3.5 लाख राइफल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइफल, 20,000 M16 राइफल, एकदम टॉप नॉच है ये। 64 मशीन गन्स,
25,000 ग्रेड लॉन्चर्स, 22,000 हम भी देख रही हैं, ऑल टेरेन व्हीकल है ये, और किस तरह से ये दौड़ती हुई दिखाई दे रही है सब जगह। ऐसा तो पैसेंजर आप कहीं देखेंगे नहीं, ऐसे नज़ारा नहीं देखेंगे। हम भी सारे फाइटर लेके घूम रहे हैं। 43 MFD-530 हेलीकॉप्टर, 33 C-208 एयरक्राफ्ट, 33 UH-60 ब्लैक हॉक हैप्टर। इसकी बात करते हैं कि तो इसका तो कुछ के इसकी तो कोई क्या कहते हैं 60 के आसपास है, मैं 33 कंजर्वेटिव फिगर है, उसमें से 30 या 20 बोलते हैं कि लास्ट 3-4 महीने में एकदम ब्रांड न्यू आया था। उसके बाद लाइट एयरक्राफ्ट 23 A-30, 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स रशियंस, मगर इसका रख रखाव क्यों ये लोग देख रहे थे, ये रशियंस हैं। C-30 हरकुलस 3 टैंक, ICV लॉन्ग रेंज गन आर्टिलरी, इसकी तो कुछ संख्या ही नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो गन्स आए हैं या टैंकें आई हैं, ऐसा नहीं कि वो 2 साल में 3 साल में ख़राब हो जाती, इनका लाइफ बहुत लंबा होता है और इसकी मेंटेनेंस भी हो रही थी, स्पेयर पार्ट्स सब चीज़ें। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोटेक्टिव वियर बॉडी आर्मर, आप देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ 131 जो लेके घूम रहे हैं, वो ये पूरा बॉडी आर्मर, ऐसा बॉडी आर्मर तो अमेरिकन सोल्जर के अलावा इनको ही मिला है। नाइट विजन डिवाइसेस, मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ ऑल टाइप, और मैंने आपको पहले ही बताया जो बेसिस दिखाए हैं, और इसके अंदर में कितना रिजर्व था, कितना स्पेयर था, कितना इसकी चीज़ें हैं, कौन मेंटेनेंस का इक्विपमेंट है, उसके बारे में तो बातचीत नहीं। 10 हाई एंड वेपन सिस्टम, जल्दी से देखते हैं इसको हम। A-29 सुपर ट्रिकेनो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर, UH-60 ब्लैक हॉक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट अटैक हैप्टर, स्कैन ईगल मिनी मिलिट्री ड्रोन, MD-53 OF लाइट अटैक रोटर क्राफ्ट, मिनी रेजिस्टेंस व्हीकल MRP ऑल टेरेन व्हीकल, M1151 हम्पी, जिसका एक गाड़ी का कॉस्ट $2,20,000, और देखिए ये एकदम ब्रांड न्यू 4,700, और मानते हैं कि पूरे इसके दौरान करीब 20-22 हज़ार ये गाड़ियां हमारे हैं। स्नाइपर वेपन सिस्टम और असॉल्ट वेपन सिंगल शॉट राइफल, एंटी मटेरियल, ये टैंकों को भी मार देता है, आदमियों को भी मार सकता है। M4 कैलिबर मल्टी फायरिंग सिस्टम, ये देखिए एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ आर्ट, हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, देखिए मैम, हमने पूरा लिस्ट देखा कि हमने देखा किस कारण से, क्यों, कितना, क्यों हुआ ये। तो ये देखिए एक थ्योरी है कि पंजसीर कभी फॉल नहीं हुआ। देखिए पंजसीर में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा जिस तरह से ISIS खुरासान, और अमेरिका कहता है कि तालिबान के सपोर्ट से हम मारेंगे, एक जो डिफाइड एंड डिफीट स्ट्रैटेजी, अभी अमेरिका एक और स्ट्रैटेजी बनाया है कि अबव द हॉराइजन कॉरिडोर, कि वो जो स्पेशली कतर है या UAE के और जो खाड़ी के देश में, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ से फायर करेगा, वहाँ से उड़ाएगा ड्रोन्स को और मारेगा। जैसे कासिम सुलेमानी को इराक में आपने देखा होगा किस तरह से, जो कि ईरान के बहुत बड़ा जनरल थे, जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था उसमें रैपर ड्रोन का, और अभी भी इसका एक दिखाया था कि रैपर ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद उन्होंने, और उसकी कंट्रोल कैलिफोर्निया में होती है। तो क्या इसका है, और इंश्योर तालिबान ने ज़रूर कहीं बार्गेन किया है उनकी बातों में कि पंजसीर पिछले साल नहीं फॉल हुआ था, क्योंकि यदि ये जखीरा है जिसके अंदर में आप देखिए, यदि उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तो तालिबान तो जो पंजसीर कभी फॉल नहीं हुआ, तालिबान के राज में नहीं फॉल हुआ 1996 से 2001 तक, रशियन नहीं फॉल पाए शायद इन हथियारों का करके। तो ये जो गेम खेला जा रहा है, दूसरा जो ये चीज़ें निकलेंगी चाइना को जाएंगी रिप्लिकेट होने के लिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लग सकता है। पाकिस्तान को तो भाई ये जो गाड़ियाँ हैं, टैंकें हैं, हम भी है, और जो ये राइफलें हैं, उसके बाद आतंकवादी
संगठनें इनको लेकर आएंगी तो उतना ही टफ, क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ उनको लग गई है। और ये मेरे ख्याल से एक सौगात मिल गया है, जाने अनजाने में भूल चूक, मगर इतना बड़ा भूल इसका कोई मेरे अनुसार, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ठीक है इन चीज़ों को बर्बाद कर दिया, कुछ दिखाने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि हमने बर्बाद कर दिया है और कुछ नहीं ऐसा होगा। और बहुत आसान नहीं है, ये नैरेटिव वो चला रहे हैं कि इनको यूज़ करना। पर आप बताइए, राइफल, ग्रेनेड्स, लॉन्चर, बॉडी आर्मर, योर स्नाइपर राइफल, इसको कैसे नहीं यूज़ कर सकता? ये तो उनको, उसके तो माहिर हैं वो, और भले ही ख़राब हो जाए वो बना लेंगे अपने तरीके से और इनको यूज़ करेंगे जो आतंकवादी हैं। तो मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन मार्क की तरह, आने वाला समय ही बताएगा आपको कि क्या इसका उपयोग, दुरुपयोग और कैसे क्या होगा।